नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th, मेरा नाम है पवन द्विवेदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं हमारे अध्याय 9 का, जिसका नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसमें आपने इलास्टिसिटी को, प्रत्यास्थता को पढ़ा है। उसके कुछ प्रश्नों को आज हम समझेंगे। पहला प्रश्न है, विरूपक बल किसे कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये आपने सब समझ लिया है, हमें रिवाइज करना है। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु की आकृति या आकार बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? विरूपक बल। ऐसा बल जो वस्तु के आकार को बदलने की क्षमता रखता है, वो बदल सकता है। या हम ये कह सकते हैं केवल इतना, वह बल जो किसी वस्तु के आकार में या आकृति में परिवर्तन करता है। जैसे आप देखते हैं कि स्प्रिंग हो आपके पास, स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, बदल जाएगा। स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो वो लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको कहते हैं हम विरूपक बल, जो इसके आकार में परिवर्तन कर देता है। दूसरी बात, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इलास्टिसिटी आप समझ भी चुके हैं। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? यदि आप एक रबर को हल्के से खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और यदि आप वो बल लगाना बंद कर देते हैं तो वो वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। तो प्रत्येक वस्तु विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यदि वस्तु पर विरूपक बल एक निश्चित सीमा में लगाया जाता है तो बल हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। जैसे यदि हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उदाहरण है ये, किंतु बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। उस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ। केवल रबर ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, लोहा है, चांदी है, सोना है, क्वार्ट्ज है, ये सारी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनमें एक निश्चित सीमा तक बाहरी बल लगाया जाए, जिसको हम विरूपक बल कहते हैं, तो उनकी लंबाई बढ़ जाती है, उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उनके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, और बल हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं। उसको कहते हैं हम प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। ठीक है। फाइनली हम, यदि डेफिनेशन हमसे पूछी गई है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल, जिसको कि हम विरूपक बल कहते हैं, से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन, चाहे उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो, चाहे उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा हो, चाहे उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा हो, उस परिवर्तन का विरोध करती है। और जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। प्रत्यास्थता कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, विरूपक बल के परिमाण के आधार पर वस्तुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है? बल का जो मान होता है, जिसको हम परिमाण कहते हैं, उसके आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो देखिए, विरूपक बल के परिमाण के आधार पर वस्तुओं को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहली प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। पहले नाम आप सुन लें, प्रत्यास्थ वस्तुएं। दूसरी सुघट्य वस्तुएं, जिनको हम प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। और तीसरी भंगुर वस्तुएं, ब्रिटल बॉडीज, इलास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडीज और ब्रिटल बॉडीज। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं, जैसे कि प्रत्यास्थता आपने अभी समझा, अभी सुना कि किस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है और बल हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं, वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं।
यदि प्रत्यास्थ और सुघट्य में अंतर लिखने भी आता है तो आप दोनों की डेफिनेशन को लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। या तो अंतर को जनरली जो ट्रेडिशन है हमारा, हम 2 कॉलम बना के लिखते हैं, तो कॉलम बना के लिखते हैं तो 2 या 3 आप अंतर लिख दीजिए। यदि आप कॉलम बना के नहीं लिख रहे हैं तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये आप लिख देंगे, और सुघट्य वस्तुएं जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वो लिख देंगे, तो ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये उदाहरण है। एक निश्चित सीमा तक लोहा, सोना, चांदी, इस्पात और क्वार्ट्ज इलास्टिक बॉडीज हैं, प्रत्यास्थ वस्तु हैं। निश्चित सीमा क्यों कहा गया है? एक प्रश्न आता है प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। एक निश्चित लिमिट तक ही वस्तु प्रत्यास्थ होती है। स्प्रिंग को आप बहुत ज्यादा बल लगाकर खींच देंगे तो वो हमेशा के लिए विकृत हो जाएगी, यानी विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जहां तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण रहता है, इलास्टिसिटी का गुण रहता है, वो कहलाती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता की सीमा। इसीलिए यहां एक निश्चित सीमा तक लिखा गया है। तो लोहा, सोना, चांदी, इस्पात और क्वार्ट्ज, इनमें क्वार्ट्ज सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु है। विरूपक बल के परिमाण के आधार पर जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें दूसरा प्रकार है सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन होता है, किंतु बल हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में नहीं आती। जैसे प्लास्टिक को आप जोर से दबाएंगे टूट जाएगी प्लास्टिक की चीज। ऐसा नहीं है कि वो विकृत हो जाए और बल हटा लेने पर वो वापस अपनी अवस्था में आ जाए। साबुन को आप दबाएंगे उसका आकार बदल जाएगा। गीली मिट्टी, गुथा हुआ आटा, मोम, ये ऐसी चीजें हैं। और प्लास्टिसीन, जिससे प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिसीन एक पदार्थ होता है। इनको आप बल लगाएंगे तो इनकी आकृति हमेशा के लिए बदल जाती है। बल हटा लेने पर ये पहले जैसी नहीं होती। इनको कहते हैं प्लास्टिक वस्तुएं या हिंदी में सुघट्य वस्तुएं। तीसरा प्रकार है विरूपक बल के परिमाण के आधार पर, वो है ब्रिटल बॉडीज या भंगुर वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर वे टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, उनको कहते हैं भंगुर वस्तुएं। जैसे कांच है, कांच पर आप बल लगाएंगे बिखर जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मिट्टी की गेंद, चाक, बिल्कुल जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, उसके अणु अणु कण कण जो है बिखर जाते हैं। चाक पर यदि आप बल लगाते हैं तो उसका चूरा बन जाता है। ये ब्रिटल बॉडीज कहलाती हैं। जैसे आप ये चॉकलेट देख रहे हैं, टॉफी देख रहे हैं, इसको आप तोड़ेंगे, इसका भी यहाँ पर आपको ये इस तरह से बुरादा मिलेगा, इस तरह से वो मिलेगा, इसका बिखर जाएगी, ये अणु, इसके कण बिखर जाएंगे। पेंसिल को आप तोड़ेंगे तो वो उसके अणु भी, उसके भी एलिमेंट्स भी बिखर जाएंगे, उनको कहते हैं भंगुर वस्तुएं। कांच, मिट्टी की गेंद, चाक इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब सवाल ये उठता है, अगला प्रश्न है हमारा चौथा, कि प्रत्यास्थता का कारण क्या है, रीजन क्या है। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है, किसी भी ठोस, वो परमाणु और अणुओं से मिल के बनाता है। अणु और परमाणु में के बीच में अंतरा परमाणविक और अंतरा आणविक बल लगता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे होते हैं और एक स्थिर साम्यावस्था में रहते हैं। ठोस की जब संतुलन की अवस्था होती है तो इन परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं साम्य दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। जब वस्तु को दबाया जाता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। साम्य दूरी से यदि ये दूरी कम होगी, जब ये सामान्य अवस्था में है तो ये जो डिस्टेंस है ये साम्य दूरी है। जब इसको दबाया जाएगा तो ये अणु पास पास हो जाएंगे, यानी इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी साम्य दूरी से कम हो जाती है। तो जब दूरी साम्य दूरी से कम होती है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। जो बल, बाहरी बल, विरूपक बल को हम हटा लें तो वस्तु को अपनी पूर्वावस्था में ले आता है। इसी तरह से जब हम इसको खींचते हैं, वस्तु को खींचते हैं, तो इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी इस साम्य दूरी के से अधिक हो जाती है, और जब दूरी साम्य दूरी से अधिक होती है तो इनमें लगता है अट्रैक्शन फोर्स, इनमें लगता है प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, और जैसे ही हम विरूपक बल को हटाते हैं ये प्रतिकर्षण बल खींच के इनको अपनी जगह पर ले आता है, पुरानी अवस्था में ले आता है। यही प्रत्यास्थता का कारण है।
तो दो बातें आपको लिखना है। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, इसका कारण लिखिए, तो प्रत्यास्थता की आप परिभाषा देंगे, और कारण में आप दो बातें समझ लीजिए कि परमाणुओं के बीच की दूरी जब भी साम्य दूरी से कम होती है, यानी वस्तु को जब कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो उन अणुओं के बीच, उन परमाणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है जब दूरी साम्य दूरी से कम होती है। और जब वस्तु को खींचा जाता है, यानी जब दूरी साम्य दूरी से अधिक होती है, तो उन अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। ये प्रत्यास्थता का कारण है। अब हम हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यास्थता के पूरे चैप्टर में दो शब्दों से परिचय होना आपका बहुत आवश्यक है, एक प्रतिबल और एक विकृति। हालांकि आप पहले वीडियोस में और अपने टीचर से इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, हम केवल रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कि हम किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे, किस तरह से परिभाषा देंगे। तो प्रश्न ये आएगा प्रतिबल, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, कि परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए, होता ये है कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है, जिसको हम विरूपक बल कहते हैं, ये आप देख रहे हैं, तो जैसे ही हम किसी चीज को खींचते हैं तो वस्तु के अंदर इस बाहरी बल की विपरीत दिशा में एक आंतरिक बल लगता है, प्रतिक्रिया बल। इस बल की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। वो कार्य करने लगता है, ये वस्तु को पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो प्रतिबल की परिभाषा ये है कि किसी भी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। इसके यूनिट एरिया पर ये वाला जो बल है, जितना प्रत्यानयन बल काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, उसको हम प्रतिबल कहते हैं। तो डेफिनेशन को एक बार और नोट कर लें। किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि मान लीजिए वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया कैपिटल ए है, उस पर कार्य करने वाला बाहरी बल यानी विरूपक बल F है, तो हमने बताया कि इसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है, उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल भी F होगा। डेफिनेशन क्या कह रही है? प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। यानी प्रतिबल जो है, जिसको हम इस छोटे सिग्मा से, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, अक्षर है, उसको सिग्मा से शो करते हैं। तो प्रतिबल बराबर होगा प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल क्या है? F है। तो प्रतिबल का सूत्र हो गया सिग्मा इजिकल टू F अपॉन ए। ये पूरा लिखेंगे तो प्रतिबल की ये परिभाषा हो गई और ये इसका सूत्र हो गया। परिभाषा लिखेंगे तो आपको ये फार्मूला भी लिखना है, प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, यानी सिग्मा बराबर F अपॉन ए। अब चूंकि हमारे पास फार्मूला है F अपॉन ए, तो यू कैन write the unit of stress because the unit of force is Newton and unit of area is meter square. That's why SI unit of stress will be Newton per meter square. F की जगह यूनिट आ गया न्यूटन, एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर, देन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब विमीय सूत्र आपने निकालना सीख ही लिया है। बल का विमीय सूत्र होता है mLT माइनस 2। क्यों होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान का m और त्वरण का LT माइनस 2, एरिया लंबाई गुणित चौड़ाई L इंटू L यानी L2। L2 जब ऊपर जाएगा, यानी ये घात जब ऊपर जाएगी, तो एक में से ये दो माइनस होगा तो माइनस एक आएगा। दैट्स वाई विमीय सूत्र इसका होगा mL माइनस 1 T माइनस 2। ये प्रतिबल की परिभाषा है, ये मात्रक है और ये विमीय सूत्र है, इनको आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि प्रतिबल कितने प्रकार का होता है। 6वां प्रश्न हमारा 6th क्वेश्चन, प्रतिबल कितने प्रकार का होता है। देखिए, मूलतः प्रतिबल जो है वो 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं हम अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक को कहते हैं अभिलंब प्रतिबल, एक को कहते हैं अपरूपण प्रतिबल। अभिलंब अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है वो 2 तरह का होता है, एक तनन प्रतिबल और एक संपीडक प्रतिबल। सबसे पहली बात तो ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, और इस पहले वाले के 2 प्रकार हैं, तनन प्रतिबल और संपीडक प्रतिबल। अब यदि लंबाई बढ़ती है
तो तनन प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल यानी जब बल लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल होता है। जब लंबाई के ये समानांतर लगाया जाए, खासतौर से द्रवों में ये अभिलंब प्रतिबल होता है, तो उसका आकार बदलता है, आयतन बदलता है तो अभिलंब प्रतिबल, और आकृति बदलती है तो अपरूपण प्रतिबल। हम बारी बारी से इनको समझ लेते हैं। पहला अनुदैर्घ्य प्रतिबल, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जब विरूपक बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है जिससे उसकी केवल लंबाई में परिवर्तन होता है तो इस प्रतिबल को हम अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। ये दो तरह का होता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। तनन प्रतिबल, जब वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं। संपीडक, संपीडक माने कंप्रेस करना, दबाना। जब विरूपक बल द्वारा वस्तु की लंबाई में कमी होती है, स्प्रिंग को आप दबा रहे हैं, तो उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को हम क्या कहते हैं? संपीडक प्रतिबल। ये लेंथ बढ़ रही है इस सिलेंडर की, ये सिलेंडर की इनिशियल लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। ये देखिए आप कैपिटल एल है, हमने बल लगा दिया तो लेंथ बढ़ के हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ जो प्रतिबल होगा इसके अंदर काम करने वाला वो तनन प्रतिबल होगा, और यदि हम कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो ये संपीडक प्रतिबल होगा। अब दूसरा प्रकार है अभिलंब प्रतिबल। जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, पृष्ठ के लंबवत लगाया जाए जिससे वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन हो। जैसे एक सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर गैस भरी हुई है, आप इस पिस्टन को दबाएंगे तो ये कम एरिया घेरेगी, तो यहाँ जो प्रतिबल काम करेगा इसके अपोजिट, तो वो कहलाएगा अभिलंब प्रतिबल। आयतन बदले तो अभिलंब प्रतिबल। और यदि वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगाया जाता है, जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ की स्पर्श रेखीय दिशा में, जिस तरह से किताब फिजिक्स की रखी हुई है उसके ऊपर के हिस्से पर आप बल लगाएं तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ये सिलेंडर है, इसके नीचे के हिस्से को फिक्स कर दिया जाए, ऊपर के हिस्से में फोर्स लगा दिया जाए स्पर्श रेखीय दिशा में, देन इसकी आकृति बदल जाएगी, इसमें कोणीय विस्थापन उत्पन्न होगा, तो ये प्रतिबल कहलाता है अपरूपण प्रतिबल। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जिससे प्रत्यास्थता गुणांक बनेगा इन दोनों चीजों से, प्रतिबल से और विकृति से। स्ट्रेन, प्रतिबल को स्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में, विकृति को स्ट्रेन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अब विमा से तात्पर्य क्या है? उसकी लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, ये डायमेंशन कहलाते हैं। तो विकृति एप्सिलॉन या केवल पूरा विकृति आप लिख सकते हैं बराबर विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। हम यूं कह सकते हैं, विरूपक बल के कारण वस्तु की विमा में परिवर्तन और प्रारंभिक विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं, या एकांक विमा में होने वाला परिवर्तन। अब यदि आपसे कहा जाए कि विकृति का मात्रक क्या है, तो आप लिखिए कोई मात्रक नहीं है। कारण उसका ये है कि ये दोनों समान राशियों का अनुपात है। यदि लेंथ हम लेते हैं तो ऊपर भी लेंथ आएगी, लेंथ में परिवर्तन, नीचे आएगी इनिशियल लेंथ, तो मीटर अपॉन मीटर, कोई ये समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई न तो मात्रक है, और ये ऐसी राशियों को हम कहते हैं विमाहीन राशि, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में आपने विमा के बारे में पढ़ा है, तो ये विमाहीन राशि है। ये भी विकृति के प्रकार को हम समझ लेते हैं। 8वें प्रश्न में 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार, जैसे कि प्रतिबल में हमने पढ़ा था, अनुदैर्घ्य विकृति है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का, परिभाषा हमने अभी पढ़ी थी, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और जब ये ऊपर और नीचे आता है तो ये अनुपात कहलाता है, तो इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। अनुदैर्घ्य विकृति एप्सिलॉन इज इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये दोनों का अनुपात हो गया। यदि वस्तु की प्रारंभिक लंबाई एल है और लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है, आप इसकी जगह स्मॉल एल भी मान सकते हैं, तो अनुदैर्घ्य विकृति एप्सिलॉन होगी डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। ऊपर लंबाई में परिवर्तन आ गया डेल्टा एल, नीचे प्रारंभिक लंबाई आ गई कैपिटल एल, ये इसका सूत्र हो गया। यदि आप लंबाई में वृद्धि को या परिवर्तन को एल मानते हैं तो ये एल अपॉन कैपिटल एल आएगा, तो भी आपका सही है।
दूसरा प्रकार है आयतन विकृति। किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को, ये तो अनुपात ही है। यदि आयतन विकृति पूछा है तो आयतन में परिवर्तन ऊपर आएगा, प्रारंभिक आयतन नीचे आएगा। अनुदैर्ध्य विकृति है, लंबाई में परिवर्तन ऊपर आएगा, प्रारंभिक लंबाई नीचे आएगी। तो आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं आयतन विकृति। यदि यहां पर आएगा वस्तु का प्रारंभिक आयतन भी हो, ये क्या है? आयतन है। मान लीजिए कि प्रारंभिक आयतन भी है, ये लंबाई लिखा गया है, इसकी जगह क्या लिखाएगा? आयतन लिखाएगा और डेल्टा नहीं आएगा। यदि प्रारंभिक आयतन भी है और आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी है तो ये सूत्र हो जाएगा आयतन विकृति बराबर डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, आप इसको स्मॉल वी लिख सकते हैं या पूरा आयतन विकृति लिखिए। तो ये परिवर्तन आ गया ऊपर और ये प्रारंभिक आयतन आ गया v। तीसरा है अपरूपण विकृति। इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कारण ये है, अभी हमने अपरूपण प्रतिबल को पढ़ा था, इसमें आकार बदलता है। तो आकार बदलने के लिए हमें जिस कोण का उसका कोणीय विस्थापन चाहिए। तो जब किसी वस्तु पर स्पर्शरेखीय बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसका आयतन स्थिर रहे किंतु उसकी आकृति बदल जाए, इसका आयतन स्थिर रहे लेकिन आकृति बदल जाए, तो उसमें जितनी विकृति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं अपरूपण विकृति। इसे वस्तु की सतहों के बीच के कोणीय विस्थापन से जितना कोण का डिफरेंस आया है उससे मापा जाता है। मान लीजिए कि यदि किसी बेलन के सिरों पर कैपिटल F स्पर्शी बल लगाया जाता है, बेलन के सम्मुख फलकों के बीच में, ये जो आमने सामने के फलक हैं, इसको बेस को हमने स्थिर रखा हुआ है और यहां से बल लगाया है, तो ये इस तरह से इसका आकार बदल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक विस्थापन उत्पन्न होगा। सापेक्ष विस्थापन मान लीजिए डेल्टा x है, इस बेलन की लंबाई l है, तो अपरूपण विकृति थीटा, जिसको हम tan थीटा से नापेंगे, थीटा बराबर कोण यदि माना जाए तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से भी यही आएगा। ये ऊपर वाला चाप हो जाएगा और त्रिज्या इसकी l हो जाएगी। और tan थीटा मानेंगे, थीटा यदि बहुत अल्प होता है, यहाँ ये जो कोण बन रहा है ये थीटा है, ये अपरूपण विकृति है। ये जो कोणीय विस्थापन हुआ है ये अपरूपण विकृति है। तो थीटा जब अत्यल्प होता है तो उसकी टेंजेंट ली जाती है, स्पर्शा ली जाती है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कोण के सामने की भुजा लंब डेल्टा x और आधार इसका l, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में डेल्टा x चाप और l त्रिज्या, तो डेल्टा x अपॉन l। ये इसका सूत्र होता है अपरूपण विकृति का और परिभाषा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करना है, वो है हुक का नियम लिखिए। ऐसा प्रश्न आएगा परीक्षा में, हुक का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो नियम दिया वो इस तरह का था। किसी भी तार में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पदार्थों पर अध्ययन किया, प्रत्यास्थता का अध्ययन किया, विरूपक बल के परिमाण को बदल बदल के, और उसके बाद नियम दिया। किसी भी तार में होने वाला विस्तार उस तार पर लगाए गए भार या लोड के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इनिशियली स्टेटमेंट था रॉबर्ट हुक का। बाद में लेकिन हुक के नियम को संशोधित किया गया। ये आपको लिखना है, हुक का नियम यदि आता है, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो हम ये लिख सकते हैं प्रतिबल समानुपाती विकृति। समानुपाती को आप बराबर में बदलेंगे, बराबर में बदलेंगे तो एक नियतांक का गुणा करेंगे, ये आनुपातिक नियतांक है, यहां हम कैपिटल ई लगाते हैं। तो प्रतिबल बराबर ई गुणित विकृति हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट है इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। यानी हम ये लिख सकते हैं ई बराबर विकृति का पक्षांतर करेंगे तो ई बराबर आएगा प्रतिबल बटे विकृति। तो इसका मतलब हुआ, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है, नमा प्रश्न है हमारा, हुक का नियम लिखिए
एवं इसके आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो हमने ये हुक का नियम लिखा और उसके बाद कांस्टेंट लगाया, परिभाषा यहां से निकल गई, ये बटे है और बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो हम ये कह सकते हैं प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। साथ में हम ये लिख सकते हैं प्रत्यास्थता की सीमा में, क्योंकि ये सब नियम जो लागू होता है वो प्रत्यास्थता की सीमा में होता है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो प्रतिबल का यूनिट है वही प्रत्यास्थता गुणांक का यूनिट होगा। रीजन इसके पीछे क्या है, विकृति का कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो जो प्रतिबल का मात्रक वही प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो विमीय सूत्र प्रतिबल का वही प्रत्यास्थता गुणांक का m l-1 t-2। तो ये मात्रक, विमीय सूत्र और आपकी परिभाषा हो गई। 10वां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, इसका सूत्र स्थापित कीजिए। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, पहला वाला प्रतिबल बटे पहले वाली विकृति। प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे y से प्रदर्शित करते हैं। तो y बराबर क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब हम ये मान लेते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालते हैं। ये एक तार है जिसकी इनिशियल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, इस पर F फोर्स लगाया गया है, तो प्रत्यानयन बल भी F काम करेगा। फोर्स लगाने पर इसकी लंबाई बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो जाती है। तो ये सब हमने लिख लिया कि तार है, उसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उस पर विरूपण बल F लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो जाती है, लंबाई बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो रही है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हम पढ़ चुके हैं, F अपॉन ए प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इस पर बल F लगाया गया है, तो जितना विरूपक बल होगा उतना ही इस पर प्रत्यानयन बल होगा, तो F अपॉन A हो गया। विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, अभी हमने पढ़ा है, लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में वृद्धि डेल्टा L, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L, ये दोनों आ गए। सूत्र क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, दोनों के मान हम इसमें रख देंगे। तो y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल की जगह आएगा F अपॉन A, अनुदैर्ध्य विकृति की जगह आएगा डेल्टा L अपॉन E। इसको पलटा दीजिए, बटे के नीचे जब बटे वाली संख्या होती है तो वो पलट जाती है, तो ये L ऊपर चला जाएगा और A और डेल्टा L नीचे आ जाएंगे। तो y बराबर FL अपॉन A डेल्टा L। अब बल जब लगाया जाता है, मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का यहाँ पर कोई भार लटकाया गया है, तो F बराबर क्या होगा, mg। जो भार होता है वो न्यूटन के दूसरे नियम से F = ma से गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम करता है, mg आता है। जब भी भार की बात होती है तो वो mg लिखा जाता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, πr²। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। F की जगह हमने क्या लिख दिया, mg लिख दिया। F की जगह हमने क्या लिखा, mg लिखा, और यहां पर A की जगह क्या लिख दिया, πr²। तो हमारा फार्मूला आ गया mgl अपॉन πr² है। एक और बात मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, यदि आप लंबाई में वृद्धि को स्मॉल l मानते हैं, यानी यहाँ L प्लस कैपिटल L लिखा हुआ है, लेंथ में वृद्धि L हो रही है, तो ये डेल्टा L ना होके यहाँ क्या होगा, L होगा। तो ये सूत्र mg कैपिटल L अपॉन πr² स्मॉल l हो जाएगा। तो ये भी एक ही बात है, डेल्टा L मान लें या स्मॉल l मान लें वृद्धि को। अब आप इनको अपनी कॉपी में पहले ही नोट कर चुके हैं, इनको दोहराइएगा और परीक्षा की तैयारी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।